नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं उमेश कुमार। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हो, आज अपन चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चर यानी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले उन अभ्यर्थियों के लिए इकोनॉमिक्स विषय के सब्जेक्ट के बारे में जो विद्यार्थी अर्थशास्त्र से इस बार फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं। उत्कर्ष क्लासेज उनके लिए लेके आ रहा है फर्स्ट ग्रेड विषय का पेपर। आप सभी लोग जान रहे हो, आरपीएससी द्वारा लगभग सभी सिलेबस में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया है। बात करेंगे आज अपन किस तरीके से अपने को सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्या क्या टॉपिक हटाए गए हैं और क्या क्या टॉपिक जोड़े गए हैं। कई अभ्यर्थी जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, इस बार उनके लिए भी उतना ही कठिन हो गया है क्योंकि आरपीएससी द्वारा सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। बात करते हैं इस पूरे सिलेबस के बारे में। जब अपन बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की तो दो पेपर हैं, एक फर्स्ट पेपर जो आपका जीके का है और एक आपका सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का है। सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक सीनियर सेकेंडरी लेवल, एक आपका ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और इसके अलावा आपका टीचिंग और मैनेजमेंट एप्टीट्यूड। टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं जो 300 मार्क्स के रहने वाले हैं। अर्थशास्त्र जो कि एक प्यारा सा विषय है, पूरा कंसेप्ट टिका हुआ विषय है। बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में और क्या क्या नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनके बारे में। और ये डेफिनेट तय है, जब सिलेबस में परिवर्तन हुआ है और नए टॉपिकों को जोड़ा गया है तो ये बात पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो जाती है कि नए जोड़े हुए टॉपिकों से क्वेश्चन आने सुनिश्चित हैं। आरपीएससी का इतिहास रहा है, जब जब वो टॉपिक चेंज करती है, नए टॉपिक जोड़ती है तो वहां से क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं। तो हमें उन नए टॉपिकों पे जोर देना है। किस तरीके से अपन पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एक टाइम लिमिट में, जिसमें आपको रिविजन का भी मौका मिल जाए और अच्छे से कोर्स भी कंप्लीट हो जाए। बात करते हैं इस सिलेबस के बारे में। पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सीनियर सेकेंडरी लेवल इकोनॉमिक के बारे में बात करें तो, एक ग्रेजुएशन लेवल और एक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। ज्यादा जो इसमें वेटेज रहता है वो सेकेंडरी लेवल का। अच्छा, अगर इस बार अपन सिलेबस को देखते हैं तो पिछले सिलेबस के कुछ टॉपिक जो ग्रेजुएशन लेवल के थे वो यहां पे सीनियर सेकेंडरी लेवल में आ गया है। जो पिछली बार सीनियर सेकेंडरी लेवल का था उसको ग्रेजुएशन में डाल दिया गया है। यानी इस बात का मतलब तो एकदम समाप्त हो गया है कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। इंपॉर्टेंट बात यह कि कोई टॉपिक दे रखा है उसको अपने को अच्छे से क्लियर करना है। यहां पे सिलेबस के बारे में बात करें, इंग्लिश में सिलेबस दे रखा है, मैं आपसे हिंदी में भी इसके बारे में बात करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है और अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इस बार नया टॉपिक जोड़ दिया गया है। वैसे भी अपन पढ़ते तो थे ही, लेकिन अलग से इन्होंने मेंशन कर दिया है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक। समष्टि व व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले भी अपन पढ़ते थे। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या, अगर इकाई का अध्ययन किया जाता तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, अगर समूह का अध्ययन किया जाता तो समष्टि अर्थशास्त्र है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का मतलब क्या है, एक वर्तमान में हमने कितनी जीडीपी हमारी है और नॉर्मेटिव हमारी कितनी हो सकती है। नॉर्मेटिव का जो अर्थ होता है वो चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे अभी वर्तमान में आप कितने घंटे पढ़ रहे हो वो आपकी पॉजिटिव अप्रोच है, और आप कितने पढ़ सकते हो, आपको कितना पढ़ना चाहिए। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमी सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शंस। यानी इस टॉपिक में अपने को बात करनी है इकोनॉमी के मेजर प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो हमेशा संसाधन सीमित होते हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ होता है आर्थिक क्रियाओं से। तो आर्थिक क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, किसके द्वारा की जानी चाहिए, किन चीजों का उत्पादन किया जाना चाहिए, किस मात्रा में उत्पादन करें, उत्पादन की प्रक्रिया क्या हो। हर जगह हमारे पास में कई सारे ऑप्शन होते हैं और यहां पे चुनाव की हमारे पास में समस्या होती है। इसी कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी पीपीएफ वक्र जो इसमें इस बार नया जोड़ दिया गया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमी सिस्टम, विभिन्न तरह के जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी चीजें अपने को अलग से मेंशन कर दी गई है। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पहले भी था, इस बार भी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये टॉपिक नया जोड़ा गया है। पहले अपन बात करते थे मांग की लोच के बारे में, और मांग की लोच में अपन बात करते तो देखते थे पूर्णतया लोचदार है, अपूर्ण लोचदार है, इकाई लोचदार है। ये की अपने को बातें इस बार सप्लाई के लिए भी करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन फंक्शन
पिछली बार भी था, इस बार भी था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न स्केल, जो आपका रिटर्न स्केल है उसको देखना है। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कर्व, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड रेवेन्यू कर्व, लागत का और आगत का जो कर्व है उसके बारे में लागत वक्र और आगत वक्र दोनों को अपने को पढ़ना है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, टीआर एंड टीसी और एमआर और एमएस जो एमसी अप्रोच। टीआर जो आपका कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल जो कॉस्ट है। एमआर और एमसी के बारे में बात करें, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के बारे में। फॉर्म ऑफ मार्केट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, जो विभिन्न प्रकार के मार्केट है उनके बारे में बात करनी है। यहां पे अंडर परफेक्ट कंपटीशन यानी जो प्रतिस्पर्धी बाजार है उसके बारे में हमें बताना है। माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, जो अपने मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम पहले भी था, इस बार सर्कुलर फ्लो को भी देखना है। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या हुआ, एक होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता। उत्पादक का काम क्या होता है, उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, और उपभोक्ता का काम क्या होता है, उत्पादक को श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दोनों का एक जो साइकिल बनता है वही क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। नेशनल इनकम, जिससे लगातार क्वेश्चन भी आते हैं, इसको देखना भी है। नेशनल इनकम का कंसेप्ट है, मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या हो सकते हैं, इनकम को किस तरीके से मापन किया जाता है, रियल और नॉमिनल जीडीपी। देखो ये नया टॉपिक डाल दिया, रियल और नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी एंड वेलफेयर। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, जब अपन इनकम को पढ़ते हैं तो वैसे भी अपने को वास्तविक जीडीपी और नाममात्रिक जीडीपी देखनी है। जो आधार वर्ष पे प्राप्त होती है वो वास्तविक जीडीपी है, और जो प्रस्तुत वर्ष से प्राप्त होती है वो नाममात्रिक जीडीपी है। नाममात्रिक जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों का जो औसत है या दोनों का जो अनुपात है, इसे अपन क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, जो कि महंगाई मापन के लिए कितना महंगाई के कारण से अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ा है इसके लिए। तो इसको अलग से डिनोट कर दिया है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा अपने को डीपली भी इसको देखना पड़ेगा। मनी, मनी का मीनिंग एंड फंक्शन, मनी से क्या तात्पर्य, इसके क्या क्या काम है। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी के अपने को थ्योरम्स देखनी है, सप्लाई ऑफ मनी की फिशर की थ्योरम क्या कहती है। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक के कार्य, और व्यापारिक बैंक किस तरीके से साख सृजन का काम करती है। साख नियंत्रण जो कि आरबीआई का काम है, और साख सृजन का काम किसका है, बैंक का काम। ये पहले टॉपिक सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी था, इस बार सेकंड ग्रेड से हटा के इसको कहां पे डाल दिया, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में डाल दिया है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड देयर क्रेडिट कंट्रोल मेथड। सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई, तो आरबीआई के क्या क्या काम है, आरबीआई किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करती है। अगला टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट क्लासिकल एंड केंसियल अप्रोच। वास्तव में इस टॉपिक को नए सिरे से जोड़ा गया, नया टॉपिक जोड़ा गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो वास्तव में देखा जाए तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट को हमें समझाना है क्लासिकल अप्रोच से भी और केंसियन अप्रोच से भी। किन्स के बारे में बात करते हैं तो जो 1936 में किन्स के द्वारा एम्प्लॉयमेंट और इनकम जो बुक लिखी गई है, उसके बाद में इकोनॉमी की अप्रोच चेंज हुई है। क्लासिकल इकोनॉमी की जो अप्रोच है वो किस पर आधारित है, वो इस आधारित है कि आप तो सप्लाई कीजिए, जितनी सप्लाई करोगे उतनी मांग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन 1929 के बाद में इस व्यवस्था को बदल दिया गया। 1929 की जो मंदी थी, उस मंदी ने इस व्यवस्था को बदल दिया कि आप तो सप्लाई करो, मांग अपने आप बढ़ती जाएगी। इस बार 1929 के बाद में जो अर्थव्यवस्था के मेन कारक के रूप में तैयार हुआ वो मांग। तो किन्स ने कहा है वास्तव में सरकारें जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए लोक कल्याणकारी। सरकार को मांग बढ़ाने के लिए सोसाइटी में निवेश करना पड़ेगा, जितनी मांग बढ़ेगी उतनी पूर्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि केवल आप पूर्ति बढ़ा दो, नए नए उत्पादों को तैयार कर दो और मांग अपने आप बढ़ जाएगी। तो यहां पे इस फंक्शन को नए सिरे से जोड़ा गया है, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और आपको इसको अच्छे से पढ़ना भी है टॉपिक को। गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ बजट डेफिसिट। ये टॉपिक पहले नहीं था, इस बार इसको जोड़ा गया है। वैसे बजट तो हमेशा से था ही, लेकिन अलग से कुछ टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव यानी बजट का उद्देश्य क्या है, बजट के कंपोनेंट क्या क्या है, टाइप ऑफ बजट डेफिसिट क्या है। पहले आपके ग्रेजुएशन लेवल में सब्जेक्ट था, ये टॉपिक था पब्लिक फाइनेंस। अब वहां से पब्लिक फाइनेंस को हटा दिया गया है और यहीं पे ही बजट, उसके कंपोनेंट, उसके टाइप और उसके विभिन्न जो सरकार के घाटे उनको जोड़ दिया गया है।
बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। बीओपी का मतलब जब भी कोई देश अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ में आयात निर्यात करता है, वस्तु और सेवाओं पूंजी का लेन देन करता है, तो उसके केंद्रीय बैंक के द्वारा एक अकाउंट तैयार किया जाता है लेन देन का, उसे क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। बीओपी का मीनिंग क्या है, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, जैसे एक चालू खाता है, एक पूंजीगत खाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, FER, फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के मूल्य में जो मूल्य है उसे क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वलिटी। भारतीय अर्थव्यवस्था में अपने को गरीबी, बेरोजगारी और इसके साथ में असमानता के बारे में चर्चा करनी है। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इस बार ये टॉपिक अलग से जोड़ दिया गया है। डाटा का कलेक्शन, जिसे अपन कहते हैं समंकों का संचयन या डाटा का संचयन। डाटा अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, कोई ग्राफिकल वे में, कोई पाई चार्ट के रूप में, किस किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, यानी समांतर माध्य, माध्यिका और उसके साथ साथ में बहुलक। ये आपका 12th लेवल तक के इस सांख्यिकी के सिलेबस में टॉपिक हमें यहां पे चर्चा करनी है। ग्रेजुएशन लेवल, सेकंड पार्ट की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर जो कह सकते हैं इसको अपन उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत की, इसमें अपने को यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता की बात करते हैं तो गणनात्मक यूटिल्स जिनके बारे में अपन बात करते हैं, उसके बाद में अपन वक्र के बारे में बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे उपयोगिता किस वस्तु की कितनी रहेगी। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड कंज्यूमर सरप्लस। प्राइस इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट क्या है एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। प्राइस इफेक्ट, जो कीमत प्रभाव है, जो कीमत प्रभाव है उसके कारण से आय इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, तैयार होता है। किसी भी वस्तु की कीमत अगर बदलेगी तो वास्तविक आय में परिवर्तन होगा, और वास्तविक आय में परिवर्तन होगा तो वस्तु एक व्यक्ति एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु खरीदने की कोशिश करेगा। जब इनकम में जो परिवर्तन वास्तविक में आता है कीमत बदलने के कारण, उसे इनकम इफेक्ट बोल दिया। और उस इनकम को उपभोक्ता हमेशा संतुलित रहना चाहता है, हमेशा संतुष्ट रहना चाहता है। जब उसे लगता है, जैसे मान लीजिए गर्मी की ऋतु आ गई, आम सस्ता है तो अमरूद नहीं खरीदेगा, वो आम खरीदेगा। और सर्दी की ऋतु आ गई, अमरूद सस्ता है तो आम की बजाय क्या खरीदना पसंद करेगा, अमरूद खरीदना पसंद करेगा। इसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। एक वस्तु को उसे खाना फल है तो ऋतु के हिसाब से, कीमत के हिसाब से फल का परिवर्तन करता रहता है। उपभोक्ता सरप्लस, कहां पे उपभोक्ता सबसे ज्यादा सरप्लस की स्थिति में रहेगा, संतुष्टि की स्थिति में रहेगा। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन यानी ओलिगोपोली। वहां पे हमने बाजार पढ़ा था 12th लेवल तक। 12th लेवल तक बाजार में केवल और केवल प्रतिस्पर्धी बाजार था। यहां पर एकाधिकारी बाजार और उसके साथ ही ओलिगो जो पोली बाजार है उसमें जिसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, उसको भी हमें पढ़ना होगा। कंजप्शन हाइपोथेसिस, थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलेटर। थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलेटर बहुत अच्छे टॉपिक हैं जिनको जोड़ा गया है। ट्रेड साइकिल, थ्योरीज एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल, एक अर्थव्यवस्था जब गति करती है, एक अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन बढ़ता है तो उत्पादन हमेशा, ऐसा नहीं हमेशा बढ़ता ही है, कभी उत्पादन कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी उत्पादन कम होता है, कभी बढ़ता है। यानी अर्थव्यवस्था में कभी मंदी आती है, कभी अर्थव्यवस्था में बूम आ जाता है। तो ऊपर से नीचे तक का जो साइकिल है, यानी सिर से लेकर घर तक का जो साइकिल है, उसे क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल है। अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के लिए ट्रेड साइकिल व्यवस्था अलग अलग होती है, जैसी वहां पे उत्पादन की प्रक्रिया होती है। तो विभिन्न प्रकार के ट्रेड साइकिल और उनसे जुड़ी थ्योरी को अपने को अध्ययन यहां पे करना होगा। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, मनी थ्योरी के बारे में, मुद्रा के सिद्धांत के बारे में। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वाला टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक है। टाइप्स, कोजेज, इसके क्या कारण हैं, कितने टाइप के हैं, कंट्रोल इसको कैसे करें, इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट है, फिलिप्स कर्व है जिसका क्वेश्चन लगातार आ ही जाता है फिलिप्स कर्व का। ऑब्जेक्टिव एंड टूल्स ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, यहां पे मौद्रिक नीति और राजकोष नीति, वैसे ही पहले भी दे दिया था।
सेंट्रल बैंक के काम, तो सेंट्रल बैंक का काम क्या है? मनी जो कह सकते हैं क्रेडिट कंट्रोल करना, और क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक कैसे करती है? मॉनेटरी पॉलिसी की सहायता से करती है। सरकार अपनी आय व्यय को कंट्रोल किस हिसाब से करती है? फिस्कल पॉलिसी के हिसाब से करती है। फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो सीमाओं पर बंधन लगाए जाते हैं, किसके रूप में? सीमा शुल्क के रूप में। इस सीमा शुल्क को कम करके जब व्यापार किया जाता है तो फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट किस किस तरह के हैं? जैसे एक होता है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके बाद में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके बाद में आर्थिक संघ है, उसके बाद में आर्थिक समूह है। ये कई सारे जो हैं लेवल टू लेवल इसके बढ़ते जाते हैं। बात करते हैं फ्री ट्रेड की। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड की दो थ्योरी अपने को पढ़नी है, एक कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। एक आपका अवसर लागत का सिद्धांत अपने को बात करना है, और कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो है उसके बारे में बात करना है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड के विभिन्न प्रकार के जो टर्म्स हैं उनके बारे में। वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशन की बात करें तो WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये पहले भी थे। एक नया टॉपिक जोड़ दिया गया, ब्रिक्स, जो विकासशील देशों का एक समूह है। ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों के साथ में मिलकर वह समूह है। वर्तमान में आप देख रहे हो जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है, अमेरिका का प्रभुत्व को कम करने के लिए चीन, रूस, भारत एक साथ आकर एक अपनी मुद्राओं को वैश्विक मुद्रा के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। विकसित देशों के जो संगठन हैं उनके ऊपर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। ब्रिक्स की स्थापना की जा रही है। मेजरमेंट एंड इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, PQLI एंड HDI। डेवलपमेंट, विकास, विकास के क्या क्या इंडिकेटर है, विकास को किस तरीके से नापते हैं? विकास को अपन HDI से, PQLI से, क्रय शक्ति क्षमता से, एक कई सारे मापन के आधार हैं जिनको अपने को बात करनी होगी। यहां पे इन्होंने 2 चीजों को तो दे रखा है, एक PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स और एक HDI मानव विकास सूचकांक, जिनके बारे में अपने को अध्ययन करना होगा। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, हमने वहां पे बात की थी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब यहां पे बात करेंगे अपकरण का सिद्धांत। अपकिरण के बारे में बात करें तो मुद्दा क्या होता है? जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हमने समांतर माध्य है, माध्यिका, बहुलक के बारे में बात करा। बहुलक क्या है? एक वास्तव में देखा जाए तो समांतर माध्य, बहुलक, माध्यिका या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होता है? एक मध्य मान होता है। अब इस मध्य मान से जो बाकी मानों कितने दूर है उसके लिए अपकिरण की बात अपन करते हैं। इंडेक्स नंबर एंड कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन के बारे में। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की बात करें तो मेजर फीचर्स ऑफ इकोनॉमी राजस्थान में हमें बात करना है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राजस्थान के कुछ विकास परियोजनाएं, डिफरेंट वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स। जैसे पहले वो कह देते ST, SC, महिला, उनके लिए, इस बार इन्होंने सीधा लिख दिया डेवलपमेंट स्कीम। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि, राजस्थान इंडस्ट्री, उद्योग व सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें तो हेल्थ है, एजुकेशन है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर IT सेक्टर है, या फिर पर्यटन सेक्टर है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। राजस्थान इकोनॉमी में टॉपिक जो डाले गए हैं उनमें अपने को एग्रीकल्चर, उद्योग, सर्विस सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो परिवहन और विद्युत को अपन देख लेते हैं। तो ये टॉपिक अपने को पढ़ना है ग्रेजुएशन लेवल पे। लास्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यानी कोई भी उत्पादन के कौन कौन से फैक्टर हैं, उस फैक्टर थ्योरी के बारे में अपने को बात करनी है। सॉरी, उत्पादन की बात करते 4 कारक है, एक मजदूरी, एक किराया, एक आपका ब्याज और एक प्रॉफिट। ये 4 कारक हैं, 4 फैक्टर हैं किसी भी उत्पादन के। ये किस तरीके से उत्पादन को प्रभावित करते हैं, ये पहली बार इस टॉपिक को जोड़ा गया है। वेलफेयर इकोनॉमी पहले भी सिलेबस में था, पेरेटो, ऑप्टिमिलिटी, मार्केट फेलियर एंड एक्सटर्नलिटीज, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। IS एंड LM मॉडल पहले से भी था, रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये टॉपिक नया जोड़ा गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट किया जाता है।
ग्रोथ और डेवलपमेंट के मॉडल, ग्रोथ और डेवलपमेंट में लेविस मॉडल, हेराल्ड डोमल मॉडल, सोलो मॉडल और कैल्डोर मॉडल, ये पहले भी थे और अब भी इनको जोड़ दिया गया है। रिग्रेशन एनालिसिस और टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन और टाइम सीरीज यानी प्रतिचयन और एक आपका टाइम सीरीज, दो टॉपिक हैं। ये टाइम सीरीज वाला टॉपिक है, इसको नया जोड़ा गया है। तो ये बात हुई आपके इकोनॉमी के सिलेबस के बारे में। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे इकोनॉमिक रिफॉर्म पहले भी थे, इस बार भी इसमें रखा है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण में क्या क्या सुधार किए गए थे, क्या क्या निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण है। इन उदारीकरण के तहत या वैश्वीकरण के तहत या फिर कह सकते हैं निजीकरण के तहत फाइनेंशियल सेक्टर में और राजकोषीय सेक्टर में क्या क्या सुधार किए गए थे, यानी बैंकों में क्या क्या रिफॉर्म किए गए हैं, टैक्सेज में क्या क्या रिफॉर्म किए गए, सब्सिडी के लिए क्या किया गया है, पूंजी बाजार के लिए क्या किया गया है, मुद्रा बाजार के लिए क्या किया गया है, उन रिफॉर्म के बारे में अपने को बात करनी है। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म की बात करें तो नरसिम्हन समिति का गठन 1991 में किया गया था। बैंकों में निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना की बात की गई थी। बैंकों पे आरबीआई का और जो वित्त मंत्रालय का द्वारा नियंत्रण था उसको समाप्त किया गया था। फॉरेन ट्रेड वाला टॉपिक पहले भी था और इसमें भी है। फॉरेन ट्रेड में कंपोजिशन, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन, कंपोजिशन, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन, फॉरेन ट्रेड की दिशा क्या है, प्रवृत्ति क्या है, क्या क्या जो फॉरेन ट्रेड में शामिल किया गया है, करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड के लिए रिफॉर्म सरकार के द्वारा जो किए गए हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, यूनिटी मॉल की सरकार के द्वारा स्थापना की गई है, पेपरलेस व्यवस्था को बढ़ाया गया है, ई ब्रिज सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। ये सारे ट्रेड के लिए किए जाने वाले रिफॉर्म है। एंड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हेक्सर ओलिन थ्योरी, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास का सिद्धांत और सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। क्या है SDG? UNO के द्वारा SDG का निर्धारण किया गया था और इस SDG में ये देखना 17 जो लक्ष्य थे वो क्या क्या लक्ष्य, कहाँ तक उन लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है, और एक टॉपिक आपका फूड सिक्योरिटी। तो ये आपका इकोनॉमिक फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस बहुत आसानी से, बहुत तरीके से इसको क्लियर किया जा सकता है। इकोनॉमिक विषय की सबसे अच्छी बात है पूरा का पूरा टॉपिक जो विषय है वो कंसेप्चुअल है। एक बार अगर आपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया तो सिलेक्शन कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखने के लिए जुड़े उत्कर्ष क्लासेस से। अगर और थोड़ा सा डिस्कस करें तो इस पेपर 4 में जहाँ पे आपका पेडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके बारे में चर्चा की जाएगी, ये हमसे बियॉन्ड है। बात करते हैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा और डीपली। तो जो नए टॉपिक ऐड किए गए हैं वो कौन कौन से ऐड किए गए हैं? एक तो आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी को ऐड किया गया, पहले नहीं था। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में जो ऐड है वो पहले था। पीपीएफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इस बार ऐड की गई है। क्लासिकल केन्सियन इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को पहली बार ऐड किया गया है। आपका गवर्नमेंट बजट और डेफिसिट टाइप, इस टॉपिक को नया ऐड किया गया है। क्रेडिट क्रिएशन यानी साक्ष्य धन की प्रक्रिया को ऐड किया गया, पहले साक्ष्य धन की प्रक्रिया नहीं थी। डाटा प्रेजेंटेशन, आप पाई चार्ट के वे में आप किस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करोगे, इसको ऐड किया गया है। प्राइस आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन ओनली, इसको ऐड किया गया है। इसमें मोनोपोली नहीं है, प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा में इस टॉपिक को ऐड किया गया है। अगले टॉपिक के बारे में बात करें, यूनिट सेकंड के बाद बात करें तो यूनिट सेकंड में यूटिलिटी को ऐड किया गया है, इंडिफरेंस कर्व को ऐड किया गया है, इनकम प्राइस सब्स्टिट्यूशन, आपका कंज्यूमर सरप्लस को ऐड किया गया है, ब्रिक्स को नया ऐड किया गया है, एचडी और पीक्यूएलआई पहले से था उसको भी नए सिरे से दे दिया है। राजस्थान में हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक क्या हुआ है, ऐड हुआ है। यूनिट थर्ड के बारे में बात करें तो यूनिट थर्ड यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन को ऐड किया गया है, यानी जो अपन बात कर रहे थे वेजेज की, प्रॉफिट की, इनको जो फैक्टर हैं उत्पादन के उनको ऐड किया गया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इस टॉपिक को ऐड किया गया है। टाइम सीरीज को ऐड किया गया है। एलपीजी रिफॉर्म को ऐड किया गया है।
ट्रेड कंपोजिशन, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन इसको ऐड किया गया है और वेलफेयर इकोनॉमी को ऐड किया गया है। तो ये आपका सिलेबस है जिसमें कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं। उत्कर्ष क्लासेज लेकर आ रहा है इकोनॉमिक्स विषय के लिए फर्स्ट ग्रेड का आपका पूरा संपूर्ण कोर्स, जिसको समय पे बड़े अच्छे तरीके से कराया जाएगा। अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उत्कर्ष क्लासेज से जुड़ सकते हैं। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।